नमस्कार नमस्कार दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल ज्ञान गंगा जीके में। दोस्तों, आप सभी से रिक्वेस्ट है, कृपया ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम देख रहे थे आधुनिक भारत का इतिहास, जिसमें अपने कल थोड़ी सी चर्चा की थी। आज इसे अपने आगे बढ़ाते हैं और इसी में अपने पहला ही टॉपिक देख रहे हैं, भारत में यूरोपियों का आगमन। भारत में यूरोपियन का आगमन। अपन ने कल इसमें पढ़ा था कि भारत में जो यूरोपीय आए हैं उसमें सबसे पहले आए थे पुर्तगाली, बाद में डच आए थे, इसके बाद अंग्रेज, फिर डेनिश, फिर फ्रांसीसी और फिर इसके बाद में आते हैं आपके स्वीडिश। इसी में अपने क्रम आगे बढ़ाते हैं और अपने पढ़ रहे थे पुर्तगालियों के बारे में। नंबर 1 पर कौन आते हैं? पुर्तगाली। इसी पुर्तगालियों में एक व्यक्ति था जिसका नाम था आपके पुर्तगालियों का शासक यानी कि आकर के राजा, और राजा का नाम क्या है? हेनरी। इसे हेनरी द नेविगेटर के नाम से जाना जाता है, क्योंकि समुद्री यात्राओं को क्या देता, थोड़ा बढ़ावा देता था। और इसी हेनरी ने एक व्यक्ति को भेजा है 1487 ईस्वी के अंदर। 1487 ईस्वी के अंदर इस व्यक्ति का नाम आपके बार्थोलोमो डियाज। बार्थोलोमो डियाज। और इसने फिर अपने आया कहां तक है? अफ्रीका महाद्वीप के जो दक्षिणी छोर है वहां तक आया है, यानी आसा अंतरिक्ष द्वीप तक। आसा अंतरिक्ष द्वीप तक ये आया है और वहां पर इसने पता लगा लिया कि इससे क्या मिलेगा अपने को? इंडिया मिल जाएगा, भारत मिल जाएगा। ये पहले आने भारत की खोज में जाने वाला पहला पुर्तगाली यात्री है। और इसके बाद में एक व्यक्ति आया जिसका नाम था आपके वास्को डी गामा, जो कब आया है? 1498 ईस्वी के अंदर। 17 मई 1498 को भारत आता है। इस व्यक्ति का नाम आपके वास्को डी गामा। वास्को डी गामा। और ये क्या है? प्रथम पुर्तगाली यात्री, भारत आने वाला प्रथम पुर्तगाली यात्री। भारत आने वाला प्रथम पुर्तगाली यात्री। 17 मई 1498 को भारत आता है। वास्को डी गामा आया कहां पर था? इसकी चर्चा की जाए तो सबसे पहले आया था ये कालीकट बंदरगाह पर। कालीकट बंदरगाह पर। और कहां पर पड़ता है? ये केरल के अंदर। केरल के अंदर एक बंदरगाह है, कालीकट बंदरगाह। यहां पर आता है आपके कब आएगा? 17 मई 1498 को। इस समय यहां कालीकट के शासक कौन थे? कालीकट के शासक। और इस शासक को बोला जाता था जमोरिन। और जमोरिन ने आपके वास्को डी गामा का क्या किया? भव्य स्वागत किया। बाद में वास्को डी गामा ने कहा मैं यहाँ पर क्या करूंगा? व्यापार। तो जमोरिन कहता है, मैं मना कर देता उसको। शुरुआत में जमोरिन क्या कर देगा? मना कर देगा। लेकिन वास्को डी गामा ने कहा मैं तोपे लेकर आऊं, अगर तूने मुझे व्यापार नहीं करने दिया तो मैं इस तेरे कालीकट के महल को उड़ा दूंगा। तो बाद में जमोरिन कहता है तू व्यापार कर ले, मैं तो इसे मजाक कर रहा था। और बाद में यहाँ से वास्को डी गामा क्या करेगा? व्यापार। अब वास्को डी गामा ने यहाँ से क्या किया? व्यापार। और व्यापार करने के बाद क्या गया? पुर्तगाल। तो यहां पर व्यापार में इसे 60 गुना फायदा हुआ। 60 गुना क्या होता है? फायदा। कई बार पूछ लिया जाता है वास्को डी गामा को भारत में कितना फायदा हुआ? 60 गुना इसको यहाँ पर फायदा होता है। फिर वास्को डी गामा दोबारा आएगा क्योंकि इसको 60 गुना फायदा हो रहा है।
फिर दूसरी बार भारत आया था ये आपके 1502 ईस्वी के अंदर। दूसरी बार कहां पर आया है? भारत के अंदर। और कब आया है? 1502 ईस्वी में। फिर तीसरी बार भी आएगा, और जो तीसरी बार आया था ये आया था आपके 1524 ईस्वी के अंदर। और आया हमेशा कालीकट के ऊपर ये बन रहेगा, पर इसी समय इसकी यहाँ पर भारत के अंदर क्या हो गई थी? मृत्यु। 1524 में भारत में इसकी क्या हो जाती है? मृत्यु। ये तो है वास्को डी गामा भारत आने वाला प्रथम पुर्तगाली यात्री। और अपने यहीं पर ध्यान रखेंगे, भारत आने वाला दूसरा पुर्तगाली यात्री। भारत आने वाला दूसरा पुर्तगाली यात्री। पुर्तगाली यात्री। और इस यात्री का नाम था पेड्रो अल्वारेज कैब्रल। पेड्रो अल्वारेज कैब्रल ये आपके दूसरा आने वाला पुर्तगाली यात्री है। पेड्रो अल्वारेज कैब्रल या कैब्राल बोला जाता है इसको। और ये आपके आया था 1500 ईस्वी में। कब आता है? 1500 ईस्वी में। पहले आपके वास्को डी गामा है, ये भी कालीकट बंदरगाह पर आया था। दूसरा यात्री है 1500 ईस्वी में यहाँ पर आता है। और इसके बाद में हमने पुर्तगालियों की और बात की जाए तो पुर्तगालियों ने फिर 1503 ईस्वी में 1503 ईस्वी में पुर्तगालियों ने भारत के अंदर पहली अपनी फैक्ट्री स्थापित कर दी है, यानी प्रथम पुर्तगाली फैक्ट्री। प्रथम पुर्तगाली फैक्ट्री या फैक्ट्री को कोठी बोला करते थे, तो प्रथम पुर्तगाली फैक्ट्री या कोठी इसे क्या बोला जाता था? कोठी। ये स्थापित की गई है भारत के अंदर। कहां पर करेंगे? तो ये जो पहली फैक्ट्री लगाई है ये लगाई है आपके कोचीन के अंदर। पहली पुर्तगाली फैक्ट्री कहां पर लगाई है? कोचीन के अंदर। और कोचीन भी कहां पर पड़ता है? केरल के अंदर। तो पुर्तगालियों की पहली फैक्ट्री कोचीन के अंदर है। कहां पर है? कोचीन, केरल के अंदर। और 1503 में इन्होंने अपनी पहली यहाँ पर फैक्ट्री स्थापित की है। इसके बाद में दूसरी फैक्ट्री स्थापित करेंगे 1505 ईस्वी के अंदर। 1505 ईस्वी में क्या की? दूसरी फैक्ट्री। और दूसरी फैक्ट्री स्थापित की थी कुन्नूर के अंदर। और कुन्नूर भी कहां पड़ता है? केरल के अंदर। तो आपके कब करेंगे? 1505 ईस्वी के अंदर। ये पुर्तगालियों की पहली फैक्ट्री कोचीन के अंदर जो 1503 ईस्वी में स्थापित की गई है, और दूसरी आपके 1505 ईस्वी में जो कुन्नूर केरल के अंदर स्थापित की गई है। ये अपने पुर्तगालियों का थोड़ा ढांचा देख लिया। इसके बाद में 1505 ईस्वी के अंदर 1505 ईस्वी के अंदर भारत के अंदर आता है पहला पुर्तगाली गवर्नर। भारत के अंदर क्या बनाया गया? प्रथम पुर्तगाली गवर्नर। भारत में प्रथम पुर्तगाली गवर्नर। प्रथम पुर्तगाली गवर्नर। और इसलिए बनाया गया था आपके फ्रांसिस्को डी अल्मेडा को। फ्रांसिस्को डी अल्मेडा, या कुछ में आपको अल्मीडा मिल जाएगा, अल्मेडा या अल्मीडा। फ्रांसिस्को डी अल्मेडा ये क्या है? पुर्तगाली साम्राज्य का भारत के अंदर क्या है? प्रथम गवर्नर बनाया गया। किसको? फ्रांसिस्को डी अल्मेडा को बनाया गया था भारत के अंदर पहला पुर्तगाली गवर्नर। आपके फ्रांसिस्को डी अल्मेडा, अल्मेडा फ्रांसिस्को डी अल्मेडा ये भारत के अंदर पहला
पुर्तगाली गवर्नर है आपके, और इसने कुछ नीतियां लागू की भारत के अंदर। और वैसे टाइम पीरियड देखें इसका तो ये बना है 1505 में, और रहेगा कब तक, 1509 ईस्वी तक। 1505 से 1509 ईस्वी तक भारत के अंदर आए। और इसने एक नीति लागू की थी जिसे बोला जाता है ब्लू वाटर पॉलिसी। ब्लू वाटर पॉलिसी। जिसे अपने शांत जल की नीति या नीले जल की नीति भी कहा जाता है, शांत जल की नीति, शांत जल नीति के नाम से इसे जाना जाता है। तो अल्मेडा ने कहा भी अपने तो कहां पर राज करना है, केवल और केवल समुद्र के ऊपर, अपने सिर्फ और सिर्फ समुद्र के ऊपर राज करना है। तो अपने शांत जल की नीति यानी जो वाटर है, पानी है, वहां पर अपने को राज करना है। तो नीले जल की नीति या शांत जल की नीति से जाना जाता है। और इसी ने फिर हिंद महासागर के अंदर, इसी अल्मेडा ने क्या किया आपके हिंद महासागर के अंदर, हिंद महासागर में क्या रखनी शुरू की, नौसेना रखनी शुरू की, नौसेना रखनी शुरू की। हिंद महासागर में इसने क्या बना ली है, अपनी नेवी बना ली है, वहां पर रखनी इसने क्या कर दी है, शुरू कर दी है। इसके बाद में इसी फ्रांसिस्को डी अल्मेडा के समय चोल की लड़ाई होती है, जो आपकी 1509 ईस्वी में हुई थी। इधर लिख रहे अपने चोल की लड़ाई, इसी के समय होगी आपके अल्मेडा के समय चोल की लड़ाई। और कब होती है, 1509 ईस्वी के अंदर, 1509 ईस्वी में होती है। और इसमें पुर्तगालियों ने द्वीप पर अधिकार कर लिया था, तो अपने दमन और द्वीप बोलते हैं, द्वीप पर अधिकार किया। पुर्तगालियों ने किस पर अधिकार कर लिया था, द्वीप पर अधिकार कर लिया था। इसमें गुजरात पर पहले था द्वीप का अधिकार। गुजरात को राइनिंग का साथ दिया था मिस्र और तुर्की ने, यानी उधर मिस्र और तुर्की के व्यापारी आए थे, उन्होंने गुजरात का साथ दिया। और इसमें पुर्तगाली क्या होते हैं, द्वीप जाते हैं, द्वीप पर क्या कर लेते हैं, अधिकार। तो ये अपने फ्रांसिस्को डी अल्मेडा, और इसी के नाम पर फिर आगे अल्मेडा सिस्टम शुरू होगा। और जो पुर्तगाली साम्राज्य था भारत के अंदर, क्या था, पुर्तगाली साम्राज्य। इसे बोला जाता था एस्तादो दे इंडिया, एस्तादो डी इंडिया। एस्तादो डी इंडिया के नाम से इसे पुर्तगाली साम्राज्य को जाना जाता था, एस्तादो दे इंडिया। और ये अपने पुर्तगाली साम्राज्य के बारे में देख लिया। और इसके बाद में जो दूसरा गवर्नर आएगा उसका नाम था आपके पहला आपके फ्रांसिस्को डी अल्मेडा, दूसरा आएगा अल्फांसो डी अल्बुकर्क। इसके बारे में अभी अपने पढ़ेंगे, तो आप एक बार स्क्रीनशॉट दे सकते हो यहां से। एक बार अपने दोबारा देखें तो इसमें सबसे पहले कौन है, पुर्तगाली शासक वहां का हेनरी द नेविगेटर। इसने 1487 में बार्थोलोमो डियाज को भेजा है, जो आसा अंतरिक्ष द्वीप तक खोज करेगा। और भारतीय खोज में आने वाला ये क्या है, पहला पुर्तगाली यात्री। ये क्या है, भारत की खोज में आने वाला, भारत की खोज में आने वाला प्रथम पुर्तगाली यात्री, प्रथम पुर्तगाली यात्री। आए तो भारतीय खोज में ही था, लेकिन इसे भारत नहीं मिलता है। भारत जाने का इसने लगभग रास्ता ढूंढ लिया था। और बाद में आता कौन है, वास्को डी गामा। और किसकी सहायता से आता है, एक गुजराती व्यवसायी थे अब्दुल मलिक, अब्दुल मलिक। और इनके साथ एक आप आता है आपके कालीकट बंदरगाह पर आता है अब्दुल मलिक के साथ। और कब आएगा, 17 मई 1498 को केरल के कालीकट बंदरगाह पर आया था। और जमोरी ने इसका क्या किया, स्वागत।
बाद में यहाँ से इसने क्या किया, व्यापार, जिसमें से 60 गुना का क्या होता है, फायदा। दूसरी बार 1502 में आई, क्योंकि 60 गुना का फायदा हो रहा है। फिर 1524 में आएगा, यहीं पर इसकी क्या हो जाएगी, मृत्यु। दूसरा जो पुर्तगाली यात्री आया था, तो आपने बोल सकते दूसरा पुर्तगाली जो बेड़ा भेजा गया था वहां से, पहला वास्को डी गामा के रूप में, और दूसरा जो अभियान भेजा जाएगा वो किसके नेतृत्व में, पेड्रो अल्वारेज कैब्रल के नेतृत्व में 1500 ईस्वी में भेजा गया है। और ये भी यहाँ पर क्या करेगा, व्यापार। फिर पुर्तगालियों ने कहा अपने पहले वहां से आते हैं, फिर यहाँ पर आकर सामान खरीदते हैं और बाद में अपने जाते हैं, तो अपना थोड़ा समय ज्यादा लगता है। तो क्यों ना यहीं पर कुछ गोदाम बना दिए जाए, जिनमें क्या पहले से कुछ व्यक्ति रहेंगे और यहाँ पर सामान खरीद कर क्या कर लेंगे, इकट्ठा अपने वहां से आएंगे, जहाजों में लोड करेंगे और सीधा चले जाएंगे। तो इन गोदामों को बोला गया फैक्ट्री या कोठी। इन गोदामों को क्या बोला गया था, फैक्ट्री या कोठी। अपने फैक्ट्री का मतलब कोई चीज बनती है उसे बोला जाता है, लेकिन जब भी हमने ये आधुनिक बात पढ़ेंगे, इसके अंदर फैक्ट्री का मतलब क्या है कि गोदाम का, फैक्ट्री या कोठी का मतलब क्या होगा, आपके गोदाम। तो 1503 ईस्वी में प्रथम पुर्तगाली फैक्ट्री कहां पर स्थापित की, कोचीन के अंदर, और कोचीन कहां पड़ता है, वर्तमान केरल के अंदर। और फिर 1505 में दूसरी फैक्ट्री कुन्नूर, ये भी कहां पड़ता है, केरल के अंदर। फिर पुर्तगालियों ने कहा भी अपने सामान तो खरीद लेते, लेकिन कोई राजा से बात करनी है, कोई अपने प्रशासनिक बात करनी है, टैक्स वगैरह कम करवाना है, अपने व्यक्तियों पे जुर्माना वगैरह कम लगवाना, इसके लिए भी कोई आदमी चाहिए, तो कहीं गवर्नर बना दो। तो 1505 ईस्वी में भारत के अंदर पहला क्या था, पुर्तगाली गवर्नर, जिसका नाम था फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। फ्रांसिस्को डी अल्मेडा या अल्मेडा, आपने नाम सुना होगा। इसने 1505 से 1509 तक रहा है और ब्लू वाटर पॉलिसी या शांत जल की नीति या नीले जल की नीति अपनाई है इसने। और इसने कहा कि अपने तो क्या शुरू करो, समुद्र के ऊपर शासन व्यवस्था शुरू कर दो। और इसने हिंद महासागर के अंदर आपके क्या रखने शुरू किए हैं, नौसेना। और 1509 में चौल की लड़ाई में गुजरात और उसके साथ दिया था मिस्र और तुर्की ने, जिसको हरा देगा और द्वीप पर क्या कर लेगा, अधिकार। जो अपने दमन और द्वीप बोलते हैं, उनमें से द्वीप पर इसने क्या कर लिया था, अधिकार। इतनी बातें अपने पढ़ चुके हैं। पुर्तगाली साम्राज्य को क्या कहा जाता था, एस्टाडो डी इंडिया, एस्टाडो डी इंडिया के नाम से जाना जाता था। इसके बाद में अपने देखते हैं दूसरा पुर्तगाली गवर्नर, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। और अब अपने चलते हैं दूसरे पुर्तगाली गवर्नर की ओर, जिसे बोला जाता है पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक। अब देखते हैं अपने दूसरा पुर्तगाली गवर्नर, जिसका नाम क्या है आपके, अल्फांसो डी अल्बुकर्क। अल्फांसो डी अल्बुकर्क, ये क्या है, दूसरा पुर्तगाली गवर्नर। और इसका जो टाइम पीरियड है वो है 1509 से 1515 ईस्वी तक। और ये क्या है, दूसरा पुर्तगाली गवर्नर, दूसरा पुर्तगाली गवर्नर। और इसी अल्बुकर्क को बोला जाता है भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक। पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक। वास्तविक संस्थापक कौन है आपके, अल्बुकर्क है। और वैसे महत्वपूर्ण गवर्नर जनरल है, गवर्नर है उनका। और इसने फिर क्या कर, इसके काम क्या है, इसने शुरू किया कि दक्षिण भारत के अंदर, दक्षिण भारत में एक रियासत है, महत्वपूर्ण रियासत है, जिसका नाम आपके विजयनगर।
विजयनगर रियासत है और इसी विजयनगर रियासत के क्या एक महानतम शासक और उनका नाम आपके कृष्ण देव राय, कृष्ण देव राय, जो अपने शक्तिशाली शासक थे। और इन्हीं कृष्ण देव राय से इसने क्या कर ली है, मित्रता। कृष्ण देव राय से क्या करेगा, ये मित्रता, इसने क्या की है, मित्रता। और कृष्ण देव राय से इसने क्या कर लिया, मित्रता। और मित्रता करने के बाद कृष्ण देव राय ने कहा मैं तुम्हें अपने राज्य में क्या लगाने दूंगा, फैक्ट्री। और इन्होंने विजयनगर साम्राज्य के किस स्थान पर फैक्ट्री लगाई, विजयनगर। और विजयनगर में एक स्थान पड़ता था भटकल, और भटकल में इन्होंने क्या लगा ली, फैक्ट्री। भटकल में इन्होंने क्या लगा ली, फैक्ट्री। अब कृष्ण देव राय ने कहा भी मैंने अपने राज्य में तुम्हें क्या लगाने दी, फैक्ट्री। तुम्हारी क्या की सहायता, तो तुम भी मेरी क्या करो, सहायता। उसने कहा भी कुछ बताओ क्या करना है, क्या सहायता कर सकते हो आपकी। उसने कहा भी मेरा पड़ोसी है जिसका नाम है विजयनगर, मेरा पड़ोसी जो है बीजापुर, विजयनगर साम्राज्य का पड़ोसी कौन है, बीजापुर। और बीजापुर का शासक है इसमें आदिल शाह। और आदिल शाह की और मेरी बनती नहीं है, वो मेरा क्या है, दुश्मन। तू उसके क्षेत्र पर क्या कर ले, अधिकार। तो इसी कृष्ण देव राय के कहने पर 1509 ईस्वी के अंदर, 1509 ईस्वी में बीजापुर साम्राज्य के या बीजापुर नगर के, बीजापुर रियासत के गोवा पर अधिकार किया। गोवा पर अधिकार किया। क्या कर लेगा, गोवा पर अधिकार कर लेगा। गोवा अपना वर्तमान काल गोवा है। और 1509 में इसने क्या कर लिया था, अल्बुकर्क ने गोवा पर अधिकार। और बाद में पहले इनकी और इनका जो अभी तक राजधानी है, अभी तक इनकी राजधानी क्या है, वो आपके कोचीन, जहां पर इन्होंने 1503 में क्या लगाई थी आपकी पहली फैक्ट्री, वो इनकी क्या है, राजधानी। फिर इन्होंने गोवा पर अधिकार कर लिया और अपना मुख्य केंद्र बाद में क्या बना देंगे, गोवा के अंदर। और इसी अल्बुकर्क में 1515 ईस्वी में 1515 ईस्वी में गोवा में क्या बनवाया गया, एक चर्च। गोवा में सेंट जेवियर चर्च का निर्माण करवाया। सेंट जेवियर चर्च का निर्माण करवाया। और ये जो सेंट जेवियर चर्च है, ये क्या है, भारत का पहला चर्च, भारत में प्रथम चर्च है। जो आपके सेंट जेवियर चर्च है, ये क्या है, भारत में निर्मित या भारत का बनाया गया पहला चर्च है। सेंट जेवियर चर्च 1515 ईस्वी में कहां पर बनाया गया, गोवा के अंदर। किसने बनाया है, फ्रांसिस्को डे अल्बुकर्क, जो क्या है पुर्तगाली साम्राज्य का क्या है, गवर्नर है भारत के अंदर। और बाद में वैसे वास्तविक संस्थापक हो गया। बाद में इसी के बाद में अगले गवर्नर आते रहे, और एक गवर्नर आएगा आपके नीनो डी कुना, नीनो डी कुना। और ये लगभग रहा था आपके 1529 से 38 तक। और वैसे इसकी कोई बात नहीं, इसने क्या किया है, 1530 ईस्वी में, 1530 ईस्वी में इसने राजधानी बना ली है गोवा को। राजधानी किसको बनाया है, गोवा को बनाया राजधानी, गोवा को बनाया। तो 1530 ईस्वी में नीनो डी कुना नामक गवर्नर ने क्या बना लिया, आपके राजधानी गोवा को बना लिया। और गोवा विजय कब किया था, आपके 1509 के अंदर। किसने किया था, आपके अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने। और राजधानी किसने बनाया, 1530 में नीनो डी कुना ने क्या बनाया इसको, राजधानी। बाद में इनका गोवा क्या हो गया था, मुख्य केंद्र।
मुख्य केंद्र, पुर्तगालियों का जो मुख्य केंद्र है वो क्या है आपकी गोवा। गोवा पर इन्होंने बाद में अधिकार रखा था, स्थल पे इनका अधिकार कम ही हुआ था, उधर जल वाले मार्ग पर रहे थे। गोवा इनका क्या हो गया मुख्य केंद्र। और फिर गोवा आपके आजाद कब होगा, ये होगा 1961 ईस्वी के अंदर। ऑपरेशन विजय चलाया गया था मेजर सगत सिंह के नेतृत्व में, और 1961 में अपने इंडियन आर्मी जाती है सगत सिंह के नेतृत्व में, गोवा पर क्या कर लेगी अधिकार, पुर्तगाली साम्राज्य को क्या करती है समाप्त करती है। तो एक प्रश्न नोट बनता है ध्यान रखना कि भारत के अंदर आने वाली प्रथम यूरोपियन वो कौन है, वो भी आपके पुर्तगाली है। और भारत से जाने वाले अंतिम यूरोपियन भी कौन है, पुर्तगाली। 1498 में आए थे और आपके 1961 में भारत को छोड़कर जाएंगे। और अंतिम स्थान था इनका गोवा, जहां पर इन्होंने 1961 में गोवा को क्या किया था आजाद। तो ये अपने पुर्तगालियों के बारे में देख लिया। अब देखते हैं पुर्तगाली सबसे पहले आए हैं, सबसे बाद में गए हैं, फिर भी भारत के अंदर स्थल भाग के ऊपर इनका अधिकार क्यों नहीं हो पाया, यानी पुर्तगाली भारत में स्थायित्व प्राप्त क्यों नहीं कर पाए। तो अगर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अपने आगे चलते हैं। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने, आगे अपने देखते हैं कि पुर्तगाली भारत में स्थायित्व प्राप्त क्यों नहीं कर पाए। पुर्तगाली भारत में स्थायित्व प्राप्त क्यों नहीं कर पाए। इन्होंने स्थल मार्ग पर अधिकार करने की कोशिश की, लेकिन क्यों नहीं कर पाए, जल तक सीमित क्यों रहे, इनके कोई कारण होंगे, उन्हीं कारणों को अपने देखते हैं। इसमें अपने हेडिंग रहेगी पुर्तगाली भारत में स्थायित्व प्राप्त क्यों नहीं कर पाए, नहीं कर पाए। अब इसके कारण लिखिए, अपने अलग अलग कारण लिख देंगे इसमें। इसमें जो पहला कारण है वो है कि अरब व्यापारियों ने पुर्तगालियों का क्या किया है विरोध। पुर्तगालियों का विरोध किया। पुर्तगालियों का क्या किया है विरोध, यानी जब पुर्तगाली आए थे इनसे पहले अपने अरब यहाँ पर व्यापार करते थे, तो अरब जब पुर्तगाली आए तो अरबों ने इनका क्या किया विरोध। तो पुर्तगाली ने सोचा कि अपने नए नए आए कि उनसे पंगा लेते हैं, तो ये बाद में अलग ही हो जाते हैं और अपने समुद्र वाले क्षेत्र में ही रह जाते हैं। तो अरबों ने इन्हें क्या किया था विरोध किया था। नंबर 2 पर आपने लिख सकते हैं कि जो पुर्तगाली है, पुर्तगाल को ब्राजील में सोने की खान मिली, सोने की खान मिल गई। इन्हें वहां पर आपके ब्राजील के अंदर सोने की क्या मिल गई थी खान, गोल्ड आपके माइन मिल गई थी, गोल्ड माइंस। और वहां पर इधर चले गए, उनका भी सोना मिल रहा है, तो मसाले को कौन देखे, सोने के बदले मसाला खरीद लेंगे। तो इस कारण भी पुर्तगाली इधर ज्यादा घर नहीं दे पाए। तीसरा कारण था कि पुर्तगाली ने पुर्तगाली धार्मिक कट्टरता रखते थे। उन्होंने क्या रखी थी धार्मिक कट्टरता, धार्मिक असहिष्णु नीति अपनाई थी इन्होंने, इस कारण ये भारत के लोगों से ज्यादा घुल मिल नहीं पाए थे। और नंबर 4 पर अपने लिख सकते हैं इन्हीं में कि पुर्तगाली गवर्नर जो भी मैंने बताया था, इनका वास्तविक संस्थापक था अल्बुकर्क। और अल्बुकर्क कहता है कि जो भी पुर्तगाली आए वो क्या कर लो भारतीय महिलाओं से शादी, यानी अल्बुकर्क ने भारतीय महिलाओं से
भारतीय महिलाओं से विवाह पर, भारतीय महिलाओं से विवाह पर या भारतीय महिलाओं से विवाह करने पर जोर दिया। इसने पुर्तगालियों से कहा भी आप यहाँ पर क्या कर लो, भारतीय महिलाओं से विवाह कर लो, ताकि अपने एक तो धर्म का प्रचार हो जाएगा, दूसरा अपने यहीं पर स्थायित्व हो जाएगा। तब भारतीयों ने कहा विदेशी हो तो आप विदेशियों की तरह रहो, और इनको ज्यादा कोई यहाँ पर महत्व नहीं मिला। इसी कारण अपने पुर्तगाली भारत के अंदर क्या नहीं कर पाए, स्थायित्व प्राप्त नहीं कर पाए। इसके बाद में देख लीजिए पुर्तगालियों की नीति क्या है। पुर्तगालियों ने कुछ नीति अपनाई थी, इसमें अपने हेडिंग डालेंगे पुर्तगालियों की नीति। पुर्तगालियों की नीति, इसमें अपने एक दो नीति प्रमुख है जिसके बारे में अपने पढ़ेंगे। नंबर 1 पर देखना ब्लू वाटर पॉलिसी, नीले जल की नीति। नीले जल की नीति जो अपने अभी आपने देखा था ब्लू वाटर पॉलिसी, अल्मेडा इसको शुरुआत कराता है, फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। उसी के बारे में देखते हैं, इसे शांत जल की नीति भी कहा गया था। और इस नीति के तहत क्या है, अरब सागर पर अधिकार करना, एकाधिकार करना, अरब सागर पर एकाधिकार करना। इस नीति का उद्देश्य क्या था, भी जो भी अपने अरब सागर लगता है, अपने जो भी सी लेवल लगता है वहां पर क्या कर लेते हैं अपने एकाधिकार। और अल्बुकर्क ने वैसे भी इधर अरब सागर पर तो अधिकार कर लिया था, उधर इंडोनेशिया में हार्मुज आपके जल संधि पड़ती है, उधर भी अधिकार कर लिया। हार्मुज जल संधि पर क्या कर लेता है, अधिकार कर लेता है, और उधर से अपने आने जाने का रास्ता भी बंद कर देता है। तो ये व्यापार के माध्यम से अपने समुद्र मार्ग पर भी क्या करना चाहते थे, एकाधिकार। दूसरा इन्होंने यहीं पर एक लागू किया था कार्टज, जिसे कार्टज पद्धति बोला गया। और कार्टज पद्धति में होता क्या था कि कार्टज का एक अनुमति पत्र, एक कार्ड है, जो कौन देते थे, पुर्तगाली। किसको देते थे, भारतीयों को। जो भी समुद्र देखने जाता है, चाहे भारतीय चाहे विदेशी, उनको देते थे। और कहते थे वे समुद्र देखने का क्या आपके शुल्क है। तो इसे क्या बोला जाता था, पुर्तगालियों द्वारा जारी किया गया अनुमति पत्र। समुद्र में जाने हेतु पुर्तगालियों द्वारा जारी अनुमति पत्र, और कहते हैं कि मुगल बादशाह, बाद में मुगल बादशाह को भी अनुमति पत्र लेना पड़ता था। मुगल बादशाह अकबर को भी अनुमति पत्र लेना पड़ गया था। एक कार्ड था, एक प्रकार का कार्ड होता था, जिसे अपने बस वाले कार्ड होते, उसी प्रकार का क्या था, एक कार्ड था। इसके अलावा इन्होंने शुरू किया था अल्मेडा सिस्टम। अल्मेडा सिस्टम और इस अल्मेडा सिस्टम में क्या किया जाता कि जो भारतीय जहाज है, भारतीय जहाजों ने कार्टज ले लिया, अब वो बोलेंगे अपने समुद्र के अंदर जाएंगे, तो कभी आप अकेले नहीं जा सकते, आपके साथ क्या भेजे जाएंगे, पुर्तगाली जहाजों को भेजा जाएगा। उन्हीं पुर्तगाली जहाजों को बोला जाता था अल्मेडा सिस्टम। तो उन जहाजों को क्यों भेजा जाएगा, उनको भेजा जाएगा ताकि आपकी क्या सुरक्षा हो सके। तो इसमें अपने लिख सकते हैं भारतीय जहाजों के साथ, पुर्तगाली जहाजों को भेजा जाता। पुर्तगाली जहाजों को भेजा जाता और इनका भी टाइम फिक्स होता है। पुर्तगाली जहाज
12 बजे जाएंगे तो इससे पहले अपने भारतीयों को वो नहीं जा सकते। वो तभी जाएंगे जब कौन जाएंगे, पुर्तगाली जहाज जाएंगे, बड़े वाले जहाज जाएंगे, उनके साथ छोटे जहाजों को भेजा जाता। तो ये तो उनकी कुछ नीतियां हुई, जिसमें अपने नीले जल की नीति, ब्लू वाटर पॉलिसी या सात जल की नीति देखिए। इसके अलावा कार्टज हो गया जो क्या है आपके अनुमति पत्र है, और एक अल्मेडा सिस्टम जिसमें भारतीय जहाजों को किनके साथ भेजा जाता, पुर्तगाली जहाजों के साथ भेजा जाता। इसके अलावा देख लीजिए पुर्तगालियों की देन, पुर्तगालियों की देन कि पुर्तगालियों ने भारत में क्या क्या चीजें दी है, क्या क्या चीजें अपने पुर्तगालियों से सीखी, इनके बारे में भी देख लेते हैं। एक तो इन्होंने पुर्तगालियों की देन में देखे तो सबसे पहले तो भारत में बड़े जहाज बनने शुरू हुए। भारत में बड़े जहाज बनने शुरू किए, बड़े जहाज बनने क्या होंगे, शुरू होंगे, क्योंकि पुर्तगालियों को क्या चाहिए, जहाज समुद्र के लिए। अब वहां से लाएंगे तो ज्यादा खर्चा है, तो उन्होंने कहा यहीं पे बनाने क्या करो शुरू। तो पहले भारत के अंदर छोटे जहाज बनते थे, अब बड़े जहाज बनने लगे, अपने को बड़े जहाज मिलने लगे। ये भी किनकी देन है, पुर्तगालियों की। दूसरा 1556 ईस्वी के अंदर, 1556 ईस्वी में भारत में प्रथम प्रिंटिंग प्रेस गोवा में स्थापित की गई, गोवा में स्थापित की गई। ये भी एक अपने लिए बहुत बड़ी देन थी कि 1556 में जब अपने इधर पानीपत का सेकंड युद्ध हो रहा है अकबर और हिमू के मध्य, तब अपने गोवा के अंदर पुर्तगालियों ने क्या लगा दी थी, आपके प्रिंटिंग प्रेस लगा दी थी। यहाँ पर अपने क्या चल रहा है, इधर प्रेस का काम चल रहा है। प्रथम प्रिंटिंग प्रेस रहेगी 1556 ईस्वी में, कहां पर, गोवा के अंदर। इसके अलावा और देखिए थोड़ा महत्वपूर्ण है, इसको देख रहे हैं नंबर 3 पर देखते हैं अपने, ये पुर्तगालियों ने भारत में तंबाकू, मिर्च, अनानास, और इसके अलावा आपने आलू व अफीम की खेती शुरू की, ये भी शुरू करने वाले कौन थे, पुर्तगाली। इसमें अपने तंबाकू जो आप खैनी वेनी लगाते हो, वो आलू जो आजकल सभी सब्जियों के साथ मिलने लगा है, सभी सब्जियों का एक व्यंजन बन गया। जो अपने भारत में सबसे ज्यादा खाए जाने वाला सब्जी है वो कौन से, आलू। और ये सभी किनकी देन, अपने पुर्तगालियों की देन है। इसके अलावा एक चीज और देख लेते अपने, वो है स्थापत्य कला की गोथिक शैली, स्थापत्य कला की गोथिक शैली। गोथिक शैली ये भी किन से मिली अपने को, पुर्तगालियों से मिली। गोथिक शैली में होता क्या था, स्थापत्य कला के निर्माण से संबंधित है। इसमें जो मीनार होगी वो कैसी होती थी, नुकीली, और इसमें छत होती थी ऊंची, आपके छत क्या होगी, ऊंची, और बारीक क्या होती थी, सजावट। जो आपने चर्च वगैरह देखे होंगे, एक्चुअली में तो आपने फोटो वगैरह में देखे होंगे, वो जो स्थापत्य कला की शैली होती है वो कौन सी शैली है, गोथिक शैली। ये जो चर्च वाला सिस्टम होता है ये कौन सी शैली आपकी, स्थापत्य कला की गोथिक शैली, जिसमें मीनारे क्या होगी, नुकीली, छत ज्यादा ऊंची होती है, और आपके बारीक इसके ऊपर क्या होती है, सजावट। तो ये सभी चीजें क्या है, अपने को पुर्तगालियों की क्या है, देन है। इसके अलावा अगर और अपने यहाँ पर देखें कि अपने को पुर्तगालियों से क्या क्या मिला है, तो इसके अलावा 1542 ईस्वी में
1542 ईस्वी में यहाँ पर अपने गवर्नर हुआ करते थे अल्फांसो डी सूजा, और उनके समय जो अपने दिखा है संत जेवियर, वो पुर्तगाली जो आपके मैंने उधर दिखा था कि संत जेवियर भारत के अंदर आए थे। जो पहला क्या बनता है उनका चर्च बनता है, और वो भारत के अंदर आते हैं आपके 1542 में, जिन्हें संत जेवियर नाम से जाना जाता था। वो भारत के अंदर सबसे पहले कब आए थे? 1542 में। ये सभी चीजें क्या आपने पुर्तगालियों की देन, तो इसलिए इनकी नीतियां हो गई, वो उनकी क्या हो गई? देन हो गई। ये अपने पुर्तगाली साम्राज्य क्या हो गया? पूरा हो गया। और इसके बारे में कल अपने आप स्क्रीनशॉट दे सकते एक बार, अपने पुर्तगाली पूरे हो गए। इसके बाद में कल अपने अगली क्लास में पढ़ेंगे कि डचों के बारे में, डचों ने क्या किया, यहाँ पर किस प्रकार क्या होते हैं? स्थापित होते हैं। बाद में 1961 में अपने पुर्तगालियों को भारत से क्या करेंगे? निकालेंगे। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, कृपया क्लास को शेयर कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, साथ साथ नोट्स वगैरह बनाते रहिए। और जय हिंद, जय भारत। ओके, थैंक यू, बाय।